रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, अवैध संबंध जो भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और पुरुष जो होता है घर का, वो अक्सर अपनी पत्नी और अपने बच्चों की परवरिश के लिए, ताकि उसकी पत्नी उसके बच्चे बेहतर ज़िंदगी जी सकें, इसलिए वो अपना घर छोड़ता है, अपना वतन छोड़ता है। कई बार विदेशों में जाता है या फिर हिंदुस्तान में भी वो अलग अलग राज्यों में जाता है, काम करता है, तमाम तरीके की मेहनतें करता है, तमाम तरीके की लानतें सुनता है, और उसके बाद में जो पैसे वो कमाता है वो पैसे वो अपने परिवार को भेजता है। परिवार को पैसे इतनी लानतों, इतनी मेहनत के बाद वो इसलिए भेजता है ताकि उसके बच्चे अच्छी परवरिश पा सकें, उसकी बीवी, उसकी पत्नी, उसके जो शौक़ हैं वो सारे पूरे हो सकें, उसके बीवी बच्चों पर कोई उंगली ना उठा सके। लेकिन दोस्तों, कई बार जब पति बाहर जाता है और उसके घर की जो पत्नी होती है, पति की उपस्थिति में वो ठीक रहती है, लेकिन पति जब उपस्थित नहीं होता है तो उसके बाद में वो मनचली हो जाती है। और उसके बाद में जिस तरीके का इन घटनाओं का अंजाम होता है, आज की कहानी इसका जीता जागता उदाहरण है। तो पूरी कहानी आप लोग को सिलसिलेवार तरीके से मैं सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी की शुरुआत होती है झारखंड से, और इसी झारखंड में एक ज़िला पड़ता है गढ़वा ज़िला, और इसी गढ़वा ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है। थाने का नाम है भवनाथपुर थाना, और इसी भवनाथपुर थाने के अंतर्गत एक जगह आती है हरिहर ओपी आज़ाद नगर टोला। यहीं पर एक परिवार रहता है। इस परिवार के अंदर जो परिवार का मुखिया है, इसका नाम है सुनेश्वर राम। जो सुनेश्वर राम है, ये अपने घर पर नहीं रहता है बल्कि काम करता है, परदेश में रहकर, राजस्थान में रहकर काम करता है। वहाँ पर सरिया शटरिंग का काम करता है। जो भी कुछ पैसे कमाता है, अपनी पत्नी किरण देवी, जिसकी उम्र 40 साल के आसपास है, वो इसी हरिहर टोला आज़ाद नगर में अपनी 2 बेटी और 1 बेटे के साथ में रहा करती है। पति बाहर काम करता है राजस्थान में, इसलिए जो पत्नी थी उसकी, यानी ये जो महिला थी जिसका नाम किरण देवी, उम्र 40 साल के आसपास, अपने तीनों बच्चों के साथ में अपनी अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रही थी। पति जो भी पैसे भेजता था वो सारे पैसे अपने बच्चों की परवरिश पे लगा रही थी, बाकी कुछ सेविंग्स कर रही थी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में एक तारीख आती है। तारीख होती है 4 जून साल 2023, और इसी 4 जून साल 2023 को ये जो किरण देवी होती है, अपने तीनों बच्चों के साथ में शाम का खाना खाती है। अब शाम का खाना खाती है, जून का महीना था, अक्सर गांव देहात में लाइट वगैरह होती नहीं है, तो गर्मी जून के महीने में हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पड़ती है। लिहाजा जब हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके से गर्मी पड़ती है तो लोग गर्मी से बेहाल भी होते हैं। गाँव में लोग अक्सर इस गर्मी से बचने के लिए या तो घर के बाहर जो अंगना होता है उस आंगन में सोते हैं, या फिर कुछ लोग छत का रुख करते हैं, छतों पर जाकर सोते हैं। और ये जो किरण देवी थी, इसके तीनों बच्चे कहते हैं कि माँ चलो छत पे सोते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत है, नींद आएगी नहीं, बेहतर यही होगा कि हम लोग छत पे सो जाएं। किरण देवी अपने तीनों बच्चों को लेकर छत पर पहुँचती है, और छत पर पहुँचने के बाद में जो भी चटाई वगैरह, बिस्तर वगैरह ये लोग लगाते हैं, उसके बाद में सोने लग जाते हैं। इसी 4 जून साल 2023 की ये बात है कि जो किरण देवी होती है अपने बच्चों के साथ में छत के ऊपर सोने गई थी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में अपने बच्चों से ये कहते हुए नीचे उतर आती है कि बेटा, यहाँ पर भी हवा नहीं लग रही है, तुम लोग यहाँ सो, मैं नीचे जाकर आंगन में सो जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे मच्छर काट रहे हैं, वहाँ पर मैं मच्छरदानी का यूज़ कर लूँगी। लिहाजा जो बच्चे होते हैं कहते हैं माँ ठीक है, हम लोग तो यहीं सोएंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत तो हवा लग रही है, अगर आप नीचे सोना चाहती हैं तो आप नीचे चली जाइए। जो किरण देवी थी अपने बच्चों से ये कहकर नीचे आ जाती है कि सुबह को जल्दी उठ जाना, मैं नाश्ता वगैरह तैयार कर लूँगी, और किरण देवी नीचे आकर सो जाती है। किरण देवी नीचे सो चुकी थी, बच्चे तीनों ऊपर सो चुके थे। लेकिन जैसे ही सुबह के 7 बजे के आसपास जो बच्चे होते हैं उठते हैं, इनकी आँख खुलती है। अब जैसे ही ये लोग नीचे पहुँचते हैं तो नीचे का जो मंजर था, उससे मंजर को देखने के बाद में तीनों बच्चों की चीखें निकल जाती हैं। दरअसल जो माँ थी किरण देवी, जिसकी उम्र 40 साल के आसपास है, इसकी किसी ने बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी थी, और पूरे बिस्तर पर, पूरी जो खटिया थी, चारपाई थी, उस पर खून फैला पड़ा था। आसपास में जो ज़मीन थी वहाँ पर भी खून के धब्बे थे। यानी किसी ने इतनी बेरहमी से हत्या की थी कि किसी तेज़ धारदार हथियार को एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार शायद इसके ऊपर चलाया गया था। लिहाजा जब बच्चे इस तरीके से चीखते हैं तो आस पड़ोस के लोगों को भी खबर चल जाती है कि सुबह सुबह इस घर के अंदर से आखिर चीखने की आवाज़ क्यों आ रही है। जो पड़ोसी होते हैं इस घर की तरफ भागते हैं, दरवाज़ा खुलवाते हैं। अब जैसे ही अंदर पहुंचते हैं पड़ोसी, तो सामने का दृश्य देखकर उनकी भी रूह कांप जाती है। अब ये जो बात थी आग की तरह इस पूरे गांव के अंदर फैल जाती है। वहीं से कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस भी तुरंत मौके पे पहुंचती है। मौके पे पहुंचने के बाद में सबसे पहले इस डेड बॉडी की बहुत बारीकी से समीक्षा करती है।
किस तरीके से हत्या की गई है। आस पड़ोस की जो जगहें थी उसे भी बहुत बारीकी से चेक करती है, घर के अंदर भी देखती है कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई लूटपाट का केस हो। लेकिन घर की कोई भी सामान, कोई भी चीज़ अस्त व्यस्त नहीं थी, यानी लूट का केस तो बन ही नहीं रहा था। लेकिन इस महिला की हत्या हुई थी किरण देवी की, तो किसी ने दुश्मनी में हत्या की है या फिर किसी और वजह से, ये पुलिस को जानना था। पुलिस तुरंत उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है। डेड बॉडी को कस्टडी में लेने के बाद में सीधा इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इधर जो पुलिस थी तीनों बच्चों से पूछताछ करती है। तीनों बच्चों से पूछताछ करती है, पूछती है कि तुम्हें किसी के ऊपर कोई शक है या फिर तुम सुबह को आए तो यहाँ पर तुमने क्या देखा। तमाम तरीके की चीज़ें, तमाम तरीके के सवालात पुलिस इन बच्चों से करती है। तो जो बच्चे होते हैं पुलिस से सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि साहब हम तो सीधे साधे लोग हैं, ना हमारी माँ का किसी से कोई झगड़ा था, पिताजी तो बाहर रहते हैं, राजस्थान में सरिया सटरिंग का काम करते हैं, ना हमारा किसी से लेना देना था, ना किसी से झगड़ा था, ना आस पड़ोस में कोई ऐसा था कि जिससे माँ की कोई लड़ाई हो। लिहाजा जो पुलिस होती है तुरंत राजस्थान में उसके जो पति होते हैं जिनका नाम सुनेश्वर होता है उनको खबर कर देती है कि इस तरीके से तुम्हारी पत्नी की कल रात हत्या कर दी गई है, लिहाजा तुम जल्दी घर पे आ जाओ। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब जब सुनेश्वर राजस्थान में ये खबर सुनता है कि उसकी पत्नी की किसी ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी, बेचारा वो वहाँ से अपना सामान समेटता है। सामान समेटने के बाद में तुरंत झारखंड भागता है। भागने के बाद में सीधा अपने घर पहुँचता है। घर पहुँचने के बाद में जो डेड बॉडी पोस्टमार्टम को गई हुई थी वो डेड बॉडी आ जाती है। अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, सारे रिश्तेदार वगैरह आते हैं। लेकिन पुलिस जो थी वो इस पूरे मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और इस पूरे केस को सुलझाने के लिए लग जाती है। पति सुनेश्वर पुलिस से यही कहता है कि साहब हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, ना हमने किसी का कुछ बिगाड़ा है, हम तो गरीब लोग हैं। साहब जो कोई भी है जिसने भी मेरी पत्नी के साथ में ऐसा कुछ किया है वो पुलिस की पकड़ में आना चाहिए, क्योंकि अगर हम कातिल से सतर्क नहीं होंगे और उसको सज़ा नहीं मिलेगी तो हो सकता है कि वो हमारे परिवार में कुछ अन्य सदस्यों को भी मौत के घाट उतार दे। और कम से कम उसने मेरी पत्नी का कत्ल किया है तो कत्ल करने के पीछे की क्या वजह है, क्या रीज़न है, ये भी निकल के सामने आना चाहिए। लिहाजा सुनेश्वर पुलिस से जब ये सारी बातें कहते हैं तो पुलिस भी इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जेर लगा देती है। अब चूंकि ये जो घर था इसमें कोई सीसीटीवी तो था नहीं, क्योंकि गांव का मामला, आस पड़ोस में भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। लिहाजा जो भी केस था पुलिस को अपने तरीके से सुलझाना था। अब पुलिस सबसे पहले ये जो महिला होती है इसका कॉल डिटेल निकालती है और साथ के साथ अपने जो मुखबिर इसने गांव में एक्टिव किए थे उन मुखबिरों से पुलिस को कुछ बात पता चलती है। तो उसके बाद में पुलिस एक व्यक्ति को उठाती है जिस व्यक्ति का नाम होता है मनोज राजेश्वर। जो मनोज राजेश्वर होता है इस व्यक्ति को उठाती है। उठाने के बाद में सीधा से पुलिस थाने लेके आती है और इससे पूछती है कि बताओ कि तुमने जो किरण देवी थी उसकी हत्या क्यों की। अब जो मनोज था वो जब इस तरीके की बात सुनता है कि मैंने किरण देवी की हत्या कर दी, मनोज पड़ोसी था, तो मनोज पुलिस से कहता है कि साहब आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं, भला मैं क्यों किरण भाभी की हत्या करूंगा, मेरा किरण भाभी से क्या लेना देना है। लेकिन पुलिस कहती है कि देखो मनोज तुम सब कुछ सच सच बता दो, अन्यथा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब जब मनोज से पुलिस सख्ती दिखाती है, क्योंकि पुलिस के पास में पूरा प्रूफ था और पुलिस को जो मुखबिर थे उन्होंने बताया था कि जो मनोज है उसका किरण देवी के साथ में पिछले 10 सालों से अफेयर चल रहा है। और साथ के साथ जो कॉल डिटेल निकाली गई थी उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मनोज के कई बार कॉल आए थे। लिहाजा पुलिस जब ये सारे सबूत मनोज के सामने रखती है तो मनोज उसके बाद में सोचता है कि अब बचने का कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा पुलिस की सख्ती के सामने ये टूटता है और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाता है वो कहानी वाकई रिश्तों को तार तार करने वाली कहानी होती है। वो कहानी ऐसी कहानी होती है कि जिसमें एक महिला के ऊपर कुछ इस तरीके के सवालिया निशान लगते हैं जिससे न जाने कितनी ही महिलाओं के पति उनको शक की नज़रों से देखने लगते हैं। दरअसल इस कहानी की बात करें तो इस कहानी की शुरुआत होती है तकरीबन 25 साल पहले से। और 25 साल पहले जो सुनेश्वर राम थे इनकी शादी किरण देवी के साथ में होती है। जब उनकी शादी किरण देवी के साथ में होती है वो अपनी पत्नी के साथ में बेहतर तरीके से ज़िंदगी बिताना शुरू करते हैं। सारी ही चीज़ें एक्यूरेट चल रही थी, ठीक चल रही थी। थोड़ा समय गुजरता है, शादी के बाद अब इनको एक बेटा हो जाता है। बेटा हो जाता है, उसकी परवरिश होने लगती है, धीरे धीरे एक बेटी हो जाती है, फिर एक बेटी हो जाती है। यानी परिवार के अंदर सुनेश्वर, उनकी पत्नी किरण देवी और साथ के साथ इनके 3 बच्चे भी हो चुके थे। लिहाजा जो परिवार का खर्चा था, परिवार का जो एक तरीके से एक्सपेंस था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन जो सुनेश्वर थे इनकी जो आमदनी थी वो सीमित थी, कुछ ज़्यादा बड़ा पैसा वैसा नहीं था, ना ज़्यादा ज़मीन थी, इसलिए जो कुछ भी था मजदूरी के ऊपर निर्भर था। अब परिवार में जब सदस्यों की संख्या बढ़ती है तो कहीं ना कहीं महंगाई के इस दौर में
जो किरण देवी होती है अपने पति से कहती है कि इस तरीके से हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे, बेहतर यही होगा कि तुम कुछ काम देख लो। तो जो सुनेश्वर होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि इस इलाके में ज़्यादा काम नहीं, अगर मैं बाहर काम करने के लिए चला जाऊँ तो क्या तुम परिवार का ख्याल रख सकती हो, बच्चों का ख्याल रख सकती हो। तो जो किरण देवी होती है अपने पति की ये बात सुनकर उसकी हिम्मत बनाते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं इस परिवार की इस तरीके से परवरिश करूंगी कि कोई भी तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, तुम बेझिझक जहाँ भी काम करने जाना चाहो जा सकते हो। तो जो सुनेश्वर होता है अपने दोस्तों से मित्रों से कांटेक्ट करता है। उसके बाद में ये राजस्थान काम करने के लिए निकल जाता है, वहाँ पर सरिया सेंटरिंग का काम करता है। जब ये राजस्थान काम करने के लिए चला जाता है तो इसकी जो पत्नी थी अब घर पे अकेली थी, बच्चे स्कूल चले जाते थे, तो जो पत्नी थी वो अकेली रहा करती थी। जब अकेली रहा करती तो कई बार ऐसा होता कि दरवाजे पे जाकर बैठ जाती, कभी कभी गली में चली जाती, क्योंकि ऐसा होता है कि गांव के अंदर अक्सर लोग इधर उधर बैठ जाते हैं जाकर। तो जो किरण देवी थी जब ये अक्सर बाहर बैठा करती तो इसी का जो पड़ोसी था, जो मनोज रजासबर जिसका नाम था, वो पड़ोस में ही रहा करता था। वो लगातार इस किरण देवी से बात करने की कोशिश करता है, इन दोनों की हल्के हल्के बातचीत होती भी है। धीरे धीरे ये जो देवर भाभी का रिश्ता था ये पनपने लगता है। अब हमारे खासकर हमारे देश में और जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं पाकिस्तान बांग्लादेश, यानी जो हमारे देश से ही अलग होकर जो देश बने हैं, उनकी बात करें तो इन देशों के अंदर देवर और भाभी का जो रिश्ता होता है, इस रिश्ते को मजाक का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। और दोस्तों दुनिया में शायद ही किसी देश के अंदर देवर भाभी के बीच में मजाक होती हो, और यही जो गंदगी थी देवर भाभी के बीच की मजाक की इन दोनों के बीच बढ़ती है। जो मनोज था इस किरण देवी से लगातार डबल मीनिंग मजाक किया करता है। तो जो किरण देवी थी उसको भी समझने में देर नहीं लगती है कि आखिर जो पड़ोसी मनोज है वो चाहते क्या है। उसके बाद में इन दोनों की मोहब्बत का इजहार होता है और उसके बाद में इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं। अब दोस्तों आजकल के दौर में अगर प्यार पहले होता है, पहले शारीरिक संबंध बन जाते हैं, शारीरिक संबंध बनते हैं, उसके बाद में जो चीज़ें होती हैं ऐसे ही चलती रहती है। पति राजस्थान में काम कर रहा था, जब भी बच्चे सो जाते या बच्चे जब भी स्कूल जाते तो जो किरण देवी थी अपने पड़ोसी मनोज को बुलाती और पूरी पूरी रात उसके साथ में रंगरेलियाँ मनाती। जिस तरीके से भी इसको हवस मिटाने का मन करता उस तरीके से यह मनोज के साथ में अपनी हवस मिटाती। यानी जो किरण देवी थी अब इसका अपने पति जो सरिया का काम करते थे राजस्थान में रहकर, जिनका नाम सुनेश्वर, उनके साथ में कभी कभी बात करती और यही कहती कि तुम बस काम करते रहो, मैं सही तरीके से अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ और सही तरीके से तुम्हारे परिवार को लेके चल रही। तो जो सुनेश्वर था बेचारा जब पत्नी की ये बात सुनता तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता कि चलो ठीक है, पत्नी अच्छे तरीके से परिवार का ख्याल रख रही है। अब जो सुनेश्वर था बहुत ज़्यादा मेहनत किया करता, अपनी पत्नी को पैसे भेजता, जो पत्नी थी उन पैसों की कुछ सेविंग्स करती, कुछ उड़ा देती, कुछ अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर देती। लेकिन इसके बीच में जो पड़ोसी मनोज था उसके साथ में जो उसके शारीरिक संबंध थे वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं। और तकरीबन दोस्तों ये जो सिलसिला था लगभग 10 साल तक चलता रहता है। 10 साल तक मनोज इस किरण देवी के साथ में शारीरिक संबंध जैसी जो चीज़ें थी बनाता रहता है। यानी जो सुनेश्वर था जब वो राजस्थान चला जाता तो जो किरण देवी थी पड़ोसी मनोज के साथ में पति पत्नी की तरह रहा करती थी और इसे एक बार भी अपने पति सुनेश्वर की कमी नहीं खलती थी। लेकिन जो पड़ोसी मनोज था ये भी शादीशुदा था, इसके भी 2 बच्चे थे। तो कई बार ऐसा होता कि जो किरण देवी थी अगर मनोज को कॉल करती तो मनोज आने से इनकार कर देता। यानी जो किरण देवी थी उसकी जिस्मानी भूख मिटाने के लिए जो मनोज था वो काफ़ी नहीं था। इसीलिए इसी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति जयराम शर्मा से उसकी मुलाकात होती है किरण देवी की। फिर जयराम शर्मा के साथ में ये फिर से अनैतिक संबंधों में आ जाती है। अब पति जो था वो राजस्थान में काम कर रहा था, पड़ोस में रहने वाला मनोज और उसके ही पड़ोस में रहने वाला जयराम, इन दोनों के साथ में ये आपत्तिजनक तरीके से जब भी इसको मौका मिलता शारीरिक संबंध बनाया करती थी। लेकिन दोस्तों ये जो चीज़ें थी लगातार चलती रहती हैं। भले ही पति सुनेश्वर को इन चीज़ों की खबर नहीं लगी, लेकिन जो पड़ोसी मनोज था जो पहले वाला प्रेमी था उसे खबर लग जाती है कि उसकी जो प्रेमिका है किरण देवी ये गांव में ही रहने वाले जयराम शर्मा के साथ में आपत्तिजनक हालत में शारीरिक संबंध बनाती है, उसके साथ में अवैध रिश्तों में है। तो ये जो बात थी मनोज को बहुत ज़्यादा नागवार गुजरती है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी प्रेमिका भला किसी और की कैसे हो सकती है। इसलिए अब जो मनोज था ये सोचता है कि जो किरण देवी है इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये कभी भी कुछ गलत काम ना करे। लिहाजा ये किरण देवी से बार बार बात करने की कोशिश करता है, बार बार उससे यही कहता है कि तुम काम कर रही हो वो काम बिल्कुल ठीक नहीं है। तो जो किरण देवी होती है वो कहती है देखो तुम मेरे पति नहीं हो, मेरा पति परदेश में रहा करता है, मैंने अपनी जिस्मानी भूख के लिए अपनी तमन्नाओं के लिए तुमसे संबंध बनाए। अब जब तुमसे मेरी हवस पूरी नहीं हो रही है तो मैं जयराम के पास गई। अब जयराम मेरी सारी नीड्स को पूरा कर रहा है, मेरी सारी चीज़ों को फुलफिल कर रहा है।
तो ये चीज़ें थी जब किरण देवी इस पड़ोसी मनोज से कहती है तो मनोज का जो गुस्सा था यह 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसके बाद में मनोज इस किरण देवी की हत्या करने की साजिश रचता है। उसके बाद में इसी 4 जून साल 2023 को ये काफ़ी ज़्यादा शराब पीता है। शराब पीने के बाद में इसी किरण देवी को कॉल करता है। कॉल करने के बाद में कहता है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, आज जी भर कर तुम्हारे साथ में शारीरिक संबंध बनाने हैं। तो जो किरण देवी थी यहाँ कर देती है, कहती है आओ, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जो मेरी कम से कम जिस्मानी भूख मिटा सके। लिहाजा जो किरण देवी थी अपने बच्चों को ऊपर सुलाकर नीचे आकर सो जाती है। अब जैसे ही मनोज आता है वो फ़ोन करता है, ये गेट खोल देती है। मनोज घर में आता है। पहले तो इस किरण देवी के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है और उसके बाद में अपनी जेब में रखा हुआ चाकू निकालता है और उस चाकू से इस किरण देवी के गले पर फेर देता है। कई बार जब उसके गले पर चाकू चलाया जाता है तो मौके पे ही किरण देवी की मौत हो जाती है। उसके बाद अनगिनत चाकू ये किरण देवी की डेड बॉडी पर मारता है। कहता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हवस का शौक़ है, तुम्हें बहुत ज़्यादा अनैतिक संबंध बनाने का शौक़ है, लो ये लो ये लो। इस तरीके से ये गुस्से में शराब के नशे में हत्या करता है। बहरहाल दोस्तों, जब ये पूरी कहानी पुलिस के सामने आती है तो पुलिस बड़ा हैरान होती है कि एक महिला जिसका पति अपनी पूरी ज़िंदगी परदेश में रहकर अपनी पत्नी अपने बच्चों के लिए पैसे कमाकर भेजता रहा, तमाम तरीके की यातनाएं झेलता रहा, तमाम तरीके के ताने झेलता रहा, तमाम तरीके की मेहनतें करता रहा, लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसको कुछ ऐसी लत लगती है जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है और जो बच्चे थे मासूम वो अनाथ हो जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें तनवीर जी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम तनवीर बानो है, मैं आपकी कहानी उत्तराखंड से सुनती हूँ, देहरादून से, मुझे आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, मेरा नाम ज़रूर लेना। तो तनवीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर बानो जी, आप हमारी कहानी देहरादून से सुनती हैं। उसके बाद शाहनवाज कमेंट्स करते हैं, हार्ट बनाते हैं, भैया शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह जी लिखते हैं भाई दूज की शुभकामनाएं मिस्टर मलिक। तो दिल बहादुर सिंह जी, मेरी तरफ से भी, मेरी फैमिली की तरफ से भी आपको भाई दूज की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। उसके बाद में प्रदीप कुमार हैं, लिखते हैं बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं प्रदीप कुमार, सूद किग्रा हिमाचल से कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। जोधाराम शरण है, लिखते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोधाराम शरण बायतू ज़िला बाड़मेर राजस्थान से कहानी सुनते हैं, तो भैया आपका शुक्रिया। शील निधि है, लिखते हैं स्टोरी अच्छी लगी मलिक भाई, शील निधि शर्मा, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल कुमार है, लिखते हैं नाइस स्टोरी, अमेरिका से कहानी सुनते हैं, भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है, जब आफत आती है तो सब कुछ सूझता है। शावेज भाई, कल आपने हमारा नाम नहीं लिया, तो आपका जो नाम है ये बड़ा थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल है। इनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है गोंड वानाल गोंड करके आईडी है, आप अपना नाम एक बार कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद में हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, नाइस स्टोरी। उस्मान भाई सुना चुके हैं लेकिन आपकी आवाज़ और ज़्यादा अच्छी है, तो भाई आपका बहुत शुक्रिया। राजेंद्र कुमार हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? तो भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उसके बाद में प्रमोद राजपूत हैं, लिखते हैं राम राम भाई, राजपूत प्रमोद हिमाचल से कहानी सुनते हैं, भैया आपका शुक्रिया। लेक अब्बास सुनते हैं कहानी और अपना कमेंट्स करते हैं, सलाम करते हैं, लिखते हैं 4 दिन में कहानी नहीं सुन पाया, घूमने गया था देहरादून। तो भाई लाइक अब्बास जी आपका शुक्रिया कि आप लौट कर आए। उसके बाद में शाहनवाज अगला कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं पूरी गलती व्यापारी की है, लौटने के बाद पुलिस के पास उसे जाना चाहिए था। और उसके बाद में परवेश त्यागी हैं, लिखते हैं शाहनापुर से परवेश त्यागी कहानी सुनते हैं, भैया आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये समन प्रीत करके है और लिखते हैं बाप रे कि इतने पैसे थे, गुड़गांव में मीटिंग के लिए अपनी कार से क्यों नहीं गया था। तो हो सकता है कि वो कैब करके गया हो या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो। उसके बाद में अब्दुल अली लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल अली है, फरीदाबाद से आपकी कहानी सुनता हूँ, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं इंसान कितना ज़्यादा गिर चुका है, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। सतबीर कहानी सुनते हैं, लिखते हैं मुजफ्फरनगर से उत्तर प्रदेश से कहानी सुनता हूँ, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, ट्रांसपोर्टर व्यापारी को शुरू में नहीं था तो तीसरी बार में तो समझ जाना चाहिए था, ऐसे मन में विचार आता है लेकिन जब बीतती है तो भुगतना वही जानता है जिसके ऊपर हो। तो बहुत अच्छी बात कही आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा और दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।